हेलो प्यारे बच्चों, वेरी गुड इवनिंग। 7 मिनट्स केमिस्ट्री के इस यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पांडे, आपका केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन 1 बाई 1 करके। नीट का जितना भी क्वेश्चन एमटीजी अनसॉल्व में अभी तक क्वेश्चन दिया गया है, पिछले साल तक जो भी रेडॉक्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 1 मिनट के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज YouTube पे मौजूद बाकी किसी भी क्वेश्चन सीरीज से या किसी पीवाईक्यू से कैसे डिफरेंट है। देखिए, हमारा एम ये नहीं होगा कि हमने किसी क्वेश्चन का आंसर टिक करा दिया। आंसर तो अनसॉल्व में भी दिया गया है, एमटीजी अनसॉल्व में भी दिया गया है, या किसी बाकी अनसॉल्व में भी दिया गया है। हमें क्या करना है, हम किसी भी एक क्वेश्चन का ढंग से पोस्टमार्टम करने वाले हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है, उस क्वेश्चन की लैंग्वेज पे ये देखना है कि ये किस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, और फिर ये देखना है कि वो जो चारों ऑप्शन है उसमें जो सही है वो सही क्यों है और जो गलत है वो गलत क्यों है। क्योंकि जो इसका ऑप्शन गलत है, हो सकता है किसी का सही ऑप्शन हो, तो हमें ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ेगा। और ये सीरीज आपको इसी चीज में आगे लेके जाएगी कि आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड या उसके ऑप्शन से रिलेटेड अगर पूरी केमिस्ट्री में कहीं पर भी दूसरा कुछ आ जाएगा तो आप इजिली बता देंगे कि ये तो हमने इसका रेफरेंस ये होता है, हमने ऐसे पढ़ रखा है। ठीक है बेटा, तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो बेटा, ऑप्शन अपनी जगह पर है, मैं आपको अलग तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पहले वो समझना है, सारे कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है। तो पहला बेसिक फंडामेंटल क्वेश्चन इस रेडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में यही आता है कि आपको रेडॉक्स रिएक्शन पहचाननी आ जाए। ठीक है, आइए हम देखते हैं। देखो, कभी कभी जब क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं, जरूरी नहीं है आपको कभी कभी सारा आंसर पता हो या एग्जैक्ट आंसर पता हो। ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें कि ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, तो इस सिलेक्शन से, इस रिजेक्शन से भी हम सही ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हमें यह पता होना चाहिए या यह भी पता होना चाहिए कि कौन कौन से ऐसी रिएक्शंस होती हैं, कौन कौन से ऐसे फिनोमिनन होते हैं जो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं होते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन। नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, पहले ये हमें समझना है। तो देखो बेटा, पहली चीज है सॉल्ट फॉर्मेशन। कहने का मतलब अगर किसी रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस मिल करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर, तो बेटा इसमें कभी भी आपको किसी भी एटम का, एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता हुआ नहीं देखेगा। ये रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल कभी नहीं बनेगा। समझ में आ गई बात। दूसरा, अगर कभी हमें चेंज इन फिजिकल स्टेट देखने को मिले, फिजिकल स्टेट देखने को मिले, जैसे मान लो कि वाटर है, वाटर पहले सॉलिड था यानी कि आइस, और उसको कन्वर्ट कर दिया गया किसमें, लिक्विड में। तो मुझे आप एक बात बताइए, वाटर पहले सॉलिड में था फिर गैस में हो गया या लिक्विड में हो गया, वाटर का केमिकल फॉर्मूला तो सेम रहा ना, वो तो नहीं चेंज हुआ। तो जब किसी केमिकल कन्वर्जन, किसी भी कन्वर्जन रिएक्शन में आपको देखने को मिले केवल फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, तो ये रिएक्शन कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं बन सकती है। ठीक है, तीसरा हम लोग देख लेते हैं, अगर कभी भी हमारे पास दो सॉल्ट हैं, सॉल्ट 1 एंड दूसरा हमारे पास है सॉल्ट 2, और इनसे रिएक्शन करके दो डिफरेंट सॉल्ट बन रहे हैं, और ये पता कैसे बनते हैं, ये केवल आयन आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो हमने ले लिया कि NaCl ले लिया प्लस K2SO4 ले लिया, तो आगे चलकर बन जाएगा KCl प्लस Na2SO4। तो केवल आयन एक्सचेंज होंगे, और जहां कहीं पर आयन एक्सचेंज हो रहे हैं तो आयन का चार्ज जो पहले था वही बाद में भी रहेगा। ये कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा। ठीक है, और फोर्थ हम ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ऐसी कोई रिएक्शन दिख रही है, जैसे मान लो ओजोन ले लिया हमने, ओजोन को कन्वर्ट कर लिया O2 प्लस O में, या इसकी रिवर्सिबल रिएक्शन ले लो कि O2 और O से हमने ओजोन बना लिया। तो ये तो ओजोन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है, ऑक्सीजन का भी जीरो है, और ये O2 का भी जीरो है, और ऑक्सीजन चूंकि एलिमेंटल फॉर्म में, तो एलिमेंटल फॉर्म में या फ्री फॉर्म में तो हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो ही होता है। और एक बात ऐड कर देते हैं इसमें, अगर कहीं पर हाइड्रोलिसिस हो रही है, कहीं पर हाइड्रोलिसिस हो रही है,
तो वो भी कभी भी रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, है ना। जैसे मान लो हमने कहीं क्रिस्टलाइन वाटर ऐड कर दिया। अब आपने एक और एग्जांपल ले लेता हूं रस्टिंग का। आपको पता है अगर हम आयरन की पीस बहुत दिनों तक रख दें तो उसमें मॉइस्चर की वजह से वो आयरन पीस धीरे धीरे उसकी जो सरफेस होती है वो खराब होने लगती है। हम कहते हैं कि आयरन में, लोहे में जंग लग गई, है ना। तो हम ये कह देते हैं कि आयरन में रस्टिंग का फिनोमेनन देखने को मिला। तो रस्ट का केमिकल फॉर्मूला सबको पता है, क्या होता है रस्ट का केमिकल फॉर्मूला? रस्ट का केमिकल या केमिकली रस्ट को हम लोग क्या लिखते हैं? Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये बोलते हैं Fe2O3.XH2O, ये बोल देते हैं रस्ट को। तो Fe2O3 क्या है बेटा? हेमेटाइट। हेमेटाइट में क्या हुआ? मॉइस्चर आकर के एब्जॉर्ब हो गई, लेकिन इससे Fe2O3 में आयरन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज हुआ। तो इस वजह से इसमें भी कोई हमें ऐसा कुछ नहीं देखने को मिल रहा है जिसे हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलें। तो आपको रिजेक्ट करने वाले सारे ऑप्शन मैंने सिखा दिए, ठीक है। अब हम आते हैं किसे कहते हैं। देखो रेडॉक्स रिएक्शन दो पार्ट से मिलकर बना है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, यानी कि किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, तो ही हम जाके इस रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोला करेंगे, ठीक है। अब हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, ये पूरा का पूरा हमारा कॉन्सेप्ट का पार्ट था बेटा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम आते हैं क्वेश्चन को डील करते हैं। क्वेश्चन में पहला लिखा है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। पहला ऑप्शन है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। अभी मैंने आपसे क्या सिखाया? चेंज इन फिजिकल स्टेट। वाटर पहले क्या था? इवेपोरेट हो रहा है, यानी कि लिक्विड से वेपराइज हो जा रहा है। ऐसी कंडीशन में आप मुझे बताइए, क्या वाटर का केमिकल फॉर्मूला चेंज हुआ? नहीं चेंज हुआ, तो ये किसी भी तरह से रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनेगा। दूसरा है बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। जाहिर सी बात है बेटा, किसी केमिकल रिएक्शन में अगर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, मैंने आपको यही समझाया, तभी तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। तो रेडॉक्स का मतलब ही क्या होता है? RED, इसका मतलब हो गया रिडक्शन, और OX इसका मतलब क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। तो जिस किसी केमिकल रिएक्शन में ये दोनों चीजें होंगी वही रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगा। तो सेकंड वाला आंसर बिल्कुल सही है। थर्ड वाले में आते हैं, H2SO4 विद NaOH। एक एसिड है और दूसरा क्या है बेटा? बेस है। आपको पता है क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा। अभी मैंने सिखाया कि सॉल्ट फॉर्मेशन कहीं भी देखने को मिलेगा तो रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा नहीं कहलाएगा। तीसरा, इन एटमॉस्फेयर O3 फ्रॉम O2 बाई लाइटनिंग। तो मैंने आपको बताया कि अगर O2 और O मिलकर के O3 बना लेंगे तो इसमें भी कहीं पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज होता नहीं दिख रहा है, तो ये भी हमारे रेडॉक्स रिएक्शन का हिस्सा नहीं कहलाएगा। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं हमारे सारे बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन एंड कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चन करने में आसानी हुई होगी, समझने में भी आसानी हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। विदाउट लूजिंग इट्स कॉन्सेंट्रेशन ZnCl2 सॉल्यूशन कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद। अब कुछ यहां पर एलिमेंट दिए गए हैं, अब हम देखते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे, उसके बाद हम इस क्वेश्चन के ऑप्शन को डील करेंगे। वो कह रहा है कि ZnCl2 सॉल्यूशन को हम इनमें से किस मेटल के साथ नहीं रख सकते हैं। समस्या क्या आएगी, क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? वो कह रहा है ZnCl2 का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होना चाहिए, है ना, बदलना नहीं चाहिए। अब मुझे ZnCl2 को प्रिजर्व भी रखना है और किसी मेटल में रखना भी है, तो मैं इस मेटल को चुनाव करूं कैसे? मेरे पास ऑप्शन क्या है? अब मैं हेल्प लूंगा किसकी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की। अब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपके सामने लिख दे रहा हूं पूरी की पूरी, ठीक है। ये मैंने पूरी सीरीज लिख दी आपके सामने, समझ में आ गई बात? ये पूरी सीरीज है। अब जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसको ढूंढिए। यहां लिखा है ZnCl2 और यहां पर कुछ मेटल लिखी हुई हैं। तो पहले Zn को मैंने सर्कल कर लिया, ठीक है। ये Zn किस फॉर्म में है बेटा? ZnCl2 के फॉर्म में है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट समझिए, यहां पर जितने भी आपको मेटल दिख रही हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है? मेटल को उनकी रिएक्टिविटी के बिहाफ पे अरेंज करके एक सीरीज बनाई गई जिसे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला गया। इस सीरीज में सबसे टॉप पे आता है आपका लिथियम, जिसका कि SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है -3.04 वोल्ट, ठीक है।
और फिर ऐसे धीरे धीरे नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा हाइड्रोजन, जिसका कि एसआरपी की वैल्यू होती है 0.00 वोल्ट। इस वजह से हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह भी यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको यह समझना है कि जितने भी आपको यहां पर मेटल दिख रही हैं, हर ऊपर वाली मेटल अपने नीचे वाली मेटल को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी, रिप्लेस कर देगी। ध्यान से समझ में आ गई बात? तो अगर ZnCl2 अपने सॉल्यूशन में है तो ZnCl2 से ऊपर जितनी भी मेटल आपको दिख रही हैं, ये सारी मेटल क्या करेंगी, ZnCl2 को उठा करके Zn में कन्वर्ट कर देंगी। इसका मतलब जब हम ZnCl2 के प्लेसमेंट की बात करें कि यार इसे हम कहां रखें, किस पॉट में रखें, किस बर्तन में रखें, किस मेटल के बने हुए बर्तन में रखें, तो हमें एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, यह गलती हमें कभी नहीं करनी है। इस ZnCl2 को हम इसके ऊपर जितनी भी मेटल दिख रही हैं, ये इससे ज्यादा रिएक्टिव मेटल हैं, ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेंगी, ये इसको सॉल्यूशन से निकाल करके फ्री एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगी। तो हमें उनमें इनको रखने से बचना चाहिए, यही इसका कोर कॉन्सेप्ट है। अब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ZnCl2 को हम किसमें ना रखें, इसके ऊपर किसी भी मेटल के पॉट में ना रखें। ठीक है, यहां पर क्या दिख रहा है आपको, एल्यूमिनियम, और आपको Zn के ऊपर दिख रहा है एल्यूमिनियम। तो अगर मैंने एल्यूमिनियम का कोई बर्तन ले लिया, ठीक है, कोई बॉल ले लिया और हमने उसमें इस ZnCl2 को रख दिया, जैसे हम इस ZnCl2 को इसमें रखेंगे ZnCl2 Zn में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन क्या है, Pb। ठीक है, और Pb कहां पर है, देखो यहां नीचे है। Au गोल्ड, गोल्ड इसके भी नीचे आता है। ठीक है, Ag इसके भी नीचे आता है। ठीक है ना, तो अब आपको समझ में आ गया ना इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा हमारा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में हम इसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, और यही पूछ रहा है कि कैन नॉट बी केप्ट इन कॉन्टेक्ट विद किस मेटल, है ना, तो ये आंसर हो गया हमारा। ठीक है बेटा, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज द मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चूज द राइट ऑप्शन। अब नाम से ही बोल रहा है मेटल डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मेटल अपने सॉल्यूशन में थी, वहां से निकल करके डिस्प्लेस हो गई, फ्री फॉर्म में चली गई। ठीक है, यही देखना है हमें। देखिए पहले यहां पर देखो लिखा है PbNO3, PbNO3 यहां पर थी, और ये Pb के फॉर्म में तो कन्वर्ट नहीं हो रही है, अभी भी लेड का कोई ऑक्साइड ही बन रहा है। मेटल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है बेटा कि मेटल अपने सॉल्यूशन में है, वहां से निकले फ्री एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, और इसको कन्वर्ट कराने का मतलब, जैसे देखो कोई भी मेटल होगी, जाहिर सी बात है बेटा मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर की होती है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा होगा। अगर वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में जाएगी तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0, यानी कि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होना, यानी कि मेटल का रिडक्शन होना। और ये काम कौन कराएगा, कोई रिड्यूसिंग एजेंट कराएगा। अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हेल्प ले लूं तो ये रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में इस मेटल के ऊपर प्लेस होगा। सिंपल सी बात है, इतना समझना है। ठीक है, यहां पर देखो, अगर मैं देखूं KClO3, तो इसमें पोटेशियम +1 था, पोटेशियम +1 है, बाकी तो कोई मेटल ही नहीं है। यहां पर देखो क्रोमियम है, क्रोमियम इसमें +3 फॉर्म में है, और यहां पर क्रोमियम कन्वर्ट हो गया 0। देख रहे हैं ना आप, क्रोमियम +3 से किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। ये काम कराने वाला कौन है, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में आता भी क्रोमियम से ऊपर है, तो जाहिर सी बात है एल्यूमिनियम के पास ये हक है या उसके पास राइट्स है कि वो एल्यूमिनियम क्रोमियम को उनके सॉल्यूशन से निकाल करके फ्री एलिमेंटल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। यही तो हो गया मेटल का डिस्प्लेसमेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला हो जाएगा। आगे बात सबको समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अब हमें देखना है कि कार्बन एक्चुअल में कहां पर है, CH4, और फिर कन्वर्ट किस में हुआ, CCl4। चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन का मतलब मैं यहां पर पहले एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लूं, फिर यहां पर कर लूं, फिर आंसर आ जाएगा। देखो अगर यहां पर हमें फाइंड आउट करना है तो कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस में आएगा। यहां पर C एंड Cl में, कार्बन क्लोरीन में, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में आएगा। ठीक है, ये तो मुझे पहले से ही पता चल गया। अब कार्बन का मैंने X मान लिया, फिर मैंने प्लस लगाया, मेरे पास 4 हाइड्रोजन है तो मैंने 4 लिख दिया। 1 हाइड्रोजन का कितना होता है बेटा, +1 होता है, इज इक्वल टू, क्या इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहां पर कोई चार्ज लगा है, यहां पर कोई वैल्यू लिखी है, नहीं, तो इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं लिखूंगा x + 4 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू -4। ठीक है, ये आ गया। चलिए यहां की बात कर लेते हैं। कार्बन का फिर से मैं x मान ले रहा हूं, प्लस हमारे पास 4 क्लोरीन है, एक क्लोरीन का -1 होता है, इज इक्वल टू फिर से 0 हो जाएगा। x - 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +4।
तो बेटा कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां पहुंच गया, -4 से +4। ऐसा कहां पर लिखा है, थर्ड वाले ऑप्शन में। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। ट्राई मतलब 3, ब्रोमो मतलब ब्रोमीन, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन। यानी कि Br3O8 का स्ट्रक्चर हमसे ये कह रहा है बनाने के लिए। ठीक है, यही तो मतलब हुआ। तो मैं कैसे बनाऊंगा, एक ब्रोमीन, दूसरा ब्रोमीन और तीसरा ब्रोमीन, 3 ब्रोमीन बना दिए। ब्रोमीन 17 ग्रुप का है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होंगे। ठीक है, तो सबके आगे 1 2, मतलब इसका 1, ऐसा सबके आगे बना दिया। अब 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ऐसे कर दिया हमने। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, हर ब्रोमीन को एक एक बॉन्ड से आपस में मैंने कनेक्ट करा दिया। अब मेरे पास टोटल 8 ऑक्सीजन है, 3 मैं इसको दे दूं, 3 मैं इसको दे दूं, 6 खत्म हो जाएंगे, बचेंगे 2, 2 मैं बीच में रख दूं। तो ये हो जाएगा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। यहां पर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ये हो गया, स्ट्रक्चर बन के तैयार। एक सिंगल इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाएगा तो रह जाने दो, क्या ही फर्क पड़ रहा है। अब मैं आपको इसके बारे में, क्योंकि पहले भी एग्जाम में आ चुका, तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना बता दूं। मुझे इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप ये देखिए ब्रोमीन किससे कनेक्टेड है, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन से एंड खुद ब्रोमीन से। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अब मुझे बताइए कि ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, डबल बॉन्ड से। ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड है ना, तो इस पे -2 लिख दो, इस पे +2 लिख दो। तो ये वाला बॉन्ड की कहानी खत्म, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या, चार्ज ट्रांसफर ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। चलिए इस बॉन्ड को डील करते हैं। देखिए ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ब्रोमीन। बॉन्ड कितने हैं, 2, तो ऑक्सीजन पे चार्ज लगेगा -2 और ब्रोमीन पे लगेगा +2। ठीक है, यहां पर भी देखो ब्रोमीन एंड ऑक्सीजन में ऑक्सीजन पे लगेगा -2 और ब्रोमीन पे लगेगा +2। और ये भी ब्रोमीन, ये भी ब्रोमीन, तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की सेम है, तो किसी पर भी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा। तो इस तरह से ब्रोमीन पे टोटल चार्ज कितना आ गया, +6। ठीक है, इस वाले ब्रोमीन पे बताइए बेटा, इस डबल बॉन्ड को डील करेंगे तो इस पे -2 आ जाएगा, इस पे +2, यहां इस पे -2, इस पे +2, इस साइड भी ब्रोमीन है, इस साइड भी ब्रोमीन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम, तो कोई चार्ज ट्रांसफर होगा नहीं। तो इस पे नेट चार्ज कितना आ जाएगा, इस पे आ जाएगा +4। इसकी बात कर लेते हैं, तो यहां भी -2, तो यहां पर +2, यहां -2 तो यहां +2, यह भी -2 तो ये भी +2 हो गया। तो टोटल कितना चार्ज आ गया बेटा इस पे, +6। तो इस तरह से आपने इंडिविजुअल एटम के, इंडिविजुअल एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कर लिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं बेटा, मुझे बताइए। फर्स्ट एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, +6, सेकेंड एलिमेंट का कितना था, +4, ठीक है, थर्ड एलिमेंट का कितना था, +6। ठीक है, टोटल कितने एलिमेंट की बात हो रही है, 3 एलिमेंट की। एवरेज या मीन वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, यही तो तरीका है। तो मुझे बताइए 6 + 4 कितना हो गया, 10, 10 + 6 कितना हो गया, 16। तो हमारा आंसर आ जाएगा +16/3। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट है और ये इंडिविजुअल एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट है, +6 +4 एंड +6। ठीक है ना, तो सब कुछ इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिख रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ये नीट 2019 का क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना। देखो टोटल रेडॉक्स रिएक्शन कितने टाइप की होती हैं, एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, एक होती है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, एक होता है कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। टोटल 4 टाइप की रिएक्शन होती हैं। कौन कौन सी, फिर से रिवाइज करना। पहला इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब 2 मॉलिक्यूल होंगे, एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन होगा। ठीक है, दूसरा कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, जैसे KClO3 KCl और 3O2 में डिवाइड होती है। ठीक है, कहने का मतलब एक ही मॉलिक्यूल, उसमें एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन। फिर आता है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन हम उसे कहते हैं जब एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो और दूसरा एलिमेंट, मतलब वही सेम एलिमेंट, रिड्यूस भी हो। एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन, ऑक्सीडेशन करके कुछ और बनाएगा और रिडक्शन करके कुछ और बनाएगा। कम प्रपोर्शनेशन रिएक्शन इसका जस्ट रिवर्स है।
अगर कोई प्रोडक्ट की साइड की जरा सोच के देखो कि अगर कोई रिड्यूस होकर के जो बना रहा है, दूसरा ऑक्सीडाइज होके भी वही बना रहा है, इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। बात आ गई समझ में? ठीक है। अब सवाल आता है कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन से कंपाउंड शो करते हैं। तो वही पहली बात कि पहले कॉन्सेप्ट डील कर लो। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो सब समझ में आ जाएगा। देखो, ऐसे कोई भी कंपाउंड ऑक्सीडेशन स्टेट, तो देखो पहले सब लोग समझ जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे पहले फाइंड आउट करना होता है अगर आपको डिसप्रोपोर्शनेशन देखना है। जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करेंगे तो आपको तीन तरह की वैल्यूज मिलेंगी। या तो जो आपने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला है वो उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, या फिर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और या फिर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ठीक है। अब आप ये समझिए कि हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हुआ, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं KMnO4 K2Cr2O7, या फिर आगे ले लो H2SO4, या फिर HNO3, ठीक है, या फिर HiO4, ऐसा कोई भी कंपाउंड ले सकते हैं। और लोवेस्ट का एग्जांपल जैसे हो गया H2S में सल्फर का -2, यहां पर Mn का कितना आएगा +7, क्रोमियम का +6, सल्फर का +6, आयोडीन का +7, नाइट्रोजन का +5। अब मुझे बताइए बेटा, मैंने कहा कि डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हम उसे बोलते हैं जब किसी कंपाउंड में बैठा हुआ एक एलिमेंट या कहीं भी फ्री स्टेट में लिखा हुआ एलिमेंट वही ऑक्सीडाइज हो रहा है, वही रिड्यूस हो रहा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, कितने आसानी से इस बात को हम समझ सकते हैं कि यार एक ही एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, रिड्यूस भी हो सकता है, यानी कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट नहीं हो सकती, लोवेस्ट नहीं हो सकती, इंटरमीडिएट होगी। क्योंकि अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तभी तो ऑक्सीडाइज भी होगा, तभी तो रिड्यूस होगा। अगर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो केवल वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट कम कर सकता है, बढ़ा नहीं सकता है। अगर लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो केवल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज नहीं कर सकता है। ये बात आपको सबसे अच्छे समझ में आ गई ना? तो पहली शर्त है कि अगर कोई एलिमेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करना चाहता है तो किसी कंपाउंड में या फ्री स्टेट में या एलिमेंटल स्टेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होनी चाहिए? इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए। हाईएस्ट नहीं होनी चाहिए, लोवेस्ट नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कोई क्वेश्चन पूछे बताओ ये डिसप्रोपोर्शनेशन है कि नहीं है, पहले ही आप ऑप्शन ना रिजेक्ट करना स्टार्ट कर दो। कैसे रिजेक्ट करोगे? ढूंढो कौन से कंपाउंड में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड लिखा हुआ है किसी एलिमेंट का, तुरंत उसे कट कर दो। ठीक है, यहीं से आपका काम आसान होना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए अब मैं कैसे आपको रिजेक्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को आसान कर दूंगा। यहां लिखा है MnO4-1, ये परमैग्नेट आयन है। अभी मैंने आपको सिखाया MnO4-1 में Mn का कितना होता है +7 ऑक्सीडेशन स्टेट, और ये क्या है इसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, तो ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होना है। खत्म हो गई कहानी इसकी। आगे बात समझ में बेटा। दूसरा देखो, यहां पर Mn का +7 है। अच्छा देखो, अगर ये आंसर डिसप्रोपोर्शनेशन नहीं है तो क्या कुछ और हो सकता है? क्योंकि मैंने तो 4 टाइप के रिएक्शन बताई आपको, मतलब 4 टाइप के रेडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल हैं। तो देखो बेटा, यहां पर +7 है और यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +2 है। किसकी? Mn की ही। एक ही एलिमेंट का बात करना बेटा, दो एलिमेंट मत लेके आना। अब यहां पर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +4। तो मुझे बताइए +2 से इसने +4 बना लिया और इसने +7 से +4 बना लिया। +2 से +4 बनाना यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ, +7 से +4 बनाना यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ। यानी कि एक ने ऑक्सीडाइज करके खुद को वहां पहुंचाया है, दूसरे ने रिड्यूस करके सेम ही चीज बनाई है। इसे बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन। डिसप्रोपोर्शनेशन मतलब जैसे कोई चीज डिसप्रोपोर्शनेट होना, ब्रेक हो जाना। तो जैसे एक एलिमेंट है, ठीक है, उसने ऑक्सीडाइज होकर कुछ और बना लिया, रिड्यूस होकर कुछ और बना लिया, तो दो प्रोडक्ट दिख रहे हैं आपको। और अगर दो अलग अलग चीजें हैं, एक ऑक्सीडाइज होकर जो बनाती है, दूसरा रिड्यूस होकर भी वही चीज बना लेती है, तो कहलाएगी कम प्रोपोर्शनेशन और डिसप्रोपोर्शनेशन। इस तरह की चीजें होती हैं। अब कुछ तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां पर हम बहुत अच्छे से समझ गए कि ये एक कम प्रोपोर्शनेशन का एग्जाम्पल हो गया, ये वाला जो आपके सामने लिखा गया है। ठीक है, तो ये हो गया कम प्रोपोर्शनेशन। ठीक है, ये कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गई। अब आते हैं हम इस वाले पे। देखो यहां पर क्या लिखा है KMnO4। KMnO4 में Mn का कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। ठीक है, यहां कितना हो गया +6, यहां कितना हो गया +4। मुझे बताओ बेटा, +7 से +6 हो रहा है, +7 से +4 हो रहा है, तो यानी कि दोनों में तो ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज ही हो रही है। तो इसका मतलब ये तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ ना। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए तो ऑक्सीडेशन होना चाहिए, रिडक्शन दोनों होना चाहिए। ये तो रेडॉक्स ही नहीं हुआ।
और आप कैसे तुरंत रिजेक्ट कैसे करेंगे? अरे तो KMnO4 लिखा है, KMnO4 तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में पाया जाता है, ये तो कभी डिस्प्रपोर्शनेशन का आंसर ही नहीं बनेगा। फटाक से काटो और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते हैं। MnO4, अब देखो यहां पर क्या लिखा है, Cu+1, Cu+1 से Cu+2 क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। Cu+1 से 0 क्या हुआ? रिडक्शन। आगे बात समझ में आपको? तो ये क्या हो जाएगा? ये एक आपका डिस्प्रपोर्शनेशन का एक आइडियल एग्जांपल बनेगा। ये बिल्कुल सही आंसर हो गया। एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। ठीक है, यही तो डिस्प्रपोर्शनेशन का आइडियल एग्जांपल हुआ। सेकंड वाला देख लो बेटा, यहां पर देखो क्या लिखा है, KMnO4 माइनस माइनस, MnO4 माइनस माइनस, इसे बोलते हैं मैग्नेट आयन। मैग्नेट आयन में Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करिए, कितना आ जाएगा? +6। तो Mn का आ गया बेटा यहां पर +6 आ गया। ठीक है, यहां पर Mn का कितना आ गया? +7। यहां पर कितना आ गया Mn का? +4। अब बहुत आसानी से आप देख सकते हैं कि एक एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, वही एलिमेंट रिड्यूस भी हो रहा है। और ये ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि इसमें उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ना तो हाईएस्ट था ना तो लोवेस्ट था, इंटरमीडिएट था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ये भी हो जाएगा। तो आंसर हमारा फर्स्ट एंड सेकंड दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लिखा हुआ है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे हिसाब से अब डिस्प्रपोर्शनेशन का कोई भी क्वेश्चन किसी बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Cr इन CrO5। चलिए CrO5 एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, ड्रॉ कर लेते हैं। Cr डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये सिंगल सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इनको आपस में कनेक्ट करा दिया, ये CrO5 है। बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बनती है बेटा। ये जो आपको दिख रहा है ये एक पर ऑक्सी लिंकेज है, पर ऑक्सी लिंकेज है, ये हर बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, अब आपके पास ये पूरा का पूरा CrO5 बन गया। और ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे फाइंड आउट करते हैं स्ट्रक्चर से मैंने अभी आपको बता दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आपको ये देखना है कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कौन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फिर ये देखना है कि उन दोनों के बीच में बॉन्ड कितना है। जैसे Cr और O में डबल बॉन्ड है एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा -2, है ना, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। एंड क्रोमियम पे चार्ज आ जाएगा +2। तो ये वाला बॉन्ड हमने डील कर लिया। अब आ जाओ इस वाले बॉन्ड पे, तो बॉन्ड कितना है? सिंगल। तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पे चार्ज भी लगेगा सिंगल और इस पे चार्ज लगेगा सिंगल। लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो माइनस, इस पे प्लस। इसी तरह इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस, इस पे माइनस, इस पे प्लस। तो बेटा टोटल क्रोमियम पे कितने चार्ज डेवलप हो गए? +6। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारा हो जाएगा +6। आगे बात समझ में सबको क्लियर हो गया बेटा?